नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 29 नवंबर 2024, दिन शुक्रवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। यूपी में संविदा कर्मियों को योगी सरकार की सौगात, बड़ा मानदेय। उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मियों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार ने नगरीय निकायों में आउटसोर्स पर काम करने वाले संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। नगर विकास विभाग के अनुसार अब सफाई कर्मियों को रोजाना 412 रुपये और महीने का 10,712 रुपये मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश के 762 नगरीय निकायों के सफाई कर्मियों को लाभ होगा। लखनऊ नगर निगम में कार्यरत 9,000 सफाई कर्मी भी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। पहले इन कर्मचारियों को रोजाना 388 रुपये मिलते थे। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि हर सफाई कर्मी को सही मानदेय मिले और किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। अगर कहीं लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में घने कोहरे की चेतावनी। जानिए अगले 2 दिन का मौसम। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। लखनऊ और आसपास के इलाकों में सर्दी के साथ कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है। 28 और 29 नवंबर को रात और सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। राजधानी लखनऊ में दिन के समय आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। चेतावनी वाले जिलों में गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, देवरिया, संत कबीर नगर, लखीमपुर खीरी और बहराइच समेत कई इलाके शामिल हैं। किसानों और वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। रेलवे भर्ती परीक्षाओं के लिए आधार कार्ड को लेकर नए निर्देश। रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षाओं के लिए 3 नए नियम जारी किए हैं। सभी उम्मीदवारों को अपने आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होगा। अगर आधार लॉक है तो उसे अनलॉक कराना अनिवार्य है। रेलवे ने ये भी स्पष्ट किया है कि आईडी प्रूफ पर हाल की स्पष्ट फोटो होनी चाहिए। पुराने फोटो वाले आईडी प्रूफ मान्य नहीं होंगे। रेलवे भर्ती परीक्षाओं की तारीखें: आरपीएफ एसआई परीक्षा 2, 3, 9, 12 और 13 दिसंबर। टेक्नीशियन भर्ती 19 से 29 दिसंबर। जेई भर्ती 16 से 18 दिसंबर। एग्जाम सिटी की जानकारी परीक्षा से 10 दिन पहले और एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी के थानों में खड़ी सीज गाड़ियों की नीलामी के सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के थानों में खड़ी लगभग 78,000 सीज गाड़ियों को लेकर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन वाहनों की जल्द से जल्द नीलामी की जाएगी। डीजीपी ने कहा है कि नीलामी में पुलिसकर्मियों या उनके रिश्तेदारों को वाहन न दिए जाएं। इसके लिए सभी पुलिस कमिश्नरों और कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं। लावारिस संपत्ति के लिए नए कानून के तहत अगर कोई दावेदार नहीं आता है तो डीएम नीलामी की प्रक्रिया पूरी करेंगे। थानों में जगह घेर रही गाड़ियों की नीलामी से थानों की व्यवस्था में सुधार होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, रेलवे के कंबल और चादर की धुलाई को लेकर खुलासा। भारतीय रेलवे में एस बड़ी ई कोच में यात्रियों को दिए जाने वाले कंबलों को महीने में एक बार धोया जाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी लोकसभा में दी। उन्होंने कहा कि कंबल हल्के होते हैं और इन्हें धोना आसान है। यात्रियों को आरामदायक अनुभव देने के लिए बेडरोल किट में एक अतिरिक्त बेडशीट भी दी जाती है। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे समय समय पर बेडरोल के रखरखाव की प्रक्रिया को बेहतर बना रहा है। ये सुविधा 3rd एस बड़ी ई, 2nd एस बड़ी ई और 1st एस बड़ी ई यात्रियों के लिए उपलब्ध है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। फर्जी नौकरी लेने वाले 24 बाबुओं पर बड़ा एक्शन, सैलरी की होगी वसूली। योगी सरकार ने एटा जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले कलेक्ट्रेट के 24 बाबुओं को बर्खास्त कर दिया है। यह नियुक्तियां 1993 से 1995 के बीच बिना किसी सरकारी आदेश के की गई थी। इनमें से 13 कर्मचारी एटा और 11 कासगंज जिले के हैं। जांच में सामने आया कि इन कर्मचारियों को फर्जी आदेश के आधार पर नौकरी दी गई थी। अब इनसे सैलरी की रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं। जांच में पता चला कि इन नियुक्तियों से संबंधित फाइलें गायब कर दी गई थी। मंडलायुक्त अलीगढ़ द्वारा 2019 में दोबारा जांच शुरू करने पर सच्चाई सामने आई। प्रशासन ने सेवा से निकाले गए इन कर्मचारियों की पेंशन रोकने और अन्य भुगतान की वसूली के आदेश दिए हैं। एडीएम सत्यप्रकाश ने बताया कि वर्तमान में कार्यरत 4 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और उनकी सेवाकालीन सैलरी भी वसूल की जाएगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। कैबिनेट सचिवालय में नौकरी पाने का मौका, मिलेगा 81,000 रुपये वेतन। कैबिनेट सचिवालय में सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने का शानदार मौका है। स्टॉक वेरीफायर के पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार कैबिनेट सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट cabisec.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर है।
इस पद के लिए उम्मीदवारों को 7वें CPC के तहत 25,500 से 81,100 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। साथ ही सुरक्षा भत्ता भी मिलेगा। आवेदन करने के लिए आयु और योग्यता की शर्तें आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पहले सभी निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लें। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ ममता बनर्जी का केंद्र सरकार को समर्थन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का है और राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि भारत सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए और वे हर फैसले में केंद्र के साथ है। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने इस्कॉन प्रतिनिधियों से बात की और स्थिति पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय और अभिषेक बनर्जी ने भी बांग्लादेश की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से निर्णायक कदम उठाने की अपील की है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की यूपी पुलिस को चेतावनी, कहा डीजीपी को जिंदगी भर याद रहेगा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता अनुराग दुबे को बिना कोर्ट की अनुमति के न छेड़ा जाए। कोर्ट ने यूपी पुलिस पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर दुबे के साथ कुछ हुआ तो डीजीपी को जिंदगी भर याद रहने वाला आदेश पारित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुराग दुबे के खिलाफ पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की है और उन्हें डर है कि जांच के दौरान उनके खिलाफ नया मामला बना दिया जाएगा। कोर्ट ने पुलिस को किसी भी गिरफ्तारी के लिए पहले कोर्ट की अनुमति लेने का आदेश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि पुलिस के किसी भी गलत कदम पर कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। संभल हिंसा पर बोले योगी के मंत्री, जैसी पहल होगी वैसा जवाब मिलेगा। संभल में हुई हिंसा पर यूपी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि नुकसान की वसूली शुरू हो चुकी है और उपद्रवी लोगों को कानून का पालन करना सिखाया जाएगा। नितिन अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार ने 2017 के बाद से ही कानून व्यवस्था को सख्त बनाया है। अब उपद्रवियों को ये समझना होगा कि किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सपा सांसद हरेंद्र मलिक के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और सवाल उठाया कि सपा सरकार के दौरान दंगाइयों की संपत्ति क्यों नहीं जब्त की गई। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, चुनाव आयोग को ईवीएम और वीडियोग्राफी सुरक्षित रखने का निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ लोकसभा चुनाव की ईवीएम फुटेज और वीडियोग्राफी को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। यह निर्देश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की बेंच ने सपा नेता चौधरी विजेंद्र सिंह की याचिका पर दिया। याचिका में दावा किया गया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने ईवीएम में गड़बड़ी कर अनियमितता की। सपा नेता का आरोप है कि मतगणना के दौरान 11 ईवीएम के वोट नहीं गिने गए और 23 में से 28वें चरण में धांधली हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से सभी दस्तावेज जैसे वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। साथ ही 4 सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। चौधरी विजेंद्र सिंह ने बैलेट पेपर से दोबारा मतदान और मतगणना की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार गौतम ने 5,01,834 वोट हासिल कर 15,647 वोटों से जीत दर्ज की। इस मामले में न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। भारत में 6G की तैयारी, 2030 तक डिजिटल क्रांति का सपना। भारत में 6G टेक्नोलॉजी को लेकर टेलीकॉम इंडस्ट्री तेजी से काम कर रही है। एरिक्सन की रिपोर्ट के अनुसार 6G तकनीक 2030 तक लॉन्च हो सकती है। फिलहाल 5G सा स्टैंडअलोन और 5G एडवांस नेटवर्क पर काम हो रहा है। ये तकनीक इंटरनेट स्पीड और डेटा ट्रैफिक में बड़ा बदलाव लाएगी। भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार तेज गति से हो रहा है। जियो और एयरटेल ने 5G सेवाओं को देश भर में शुरू कर दिया है। जियो का 5G सा नेटवर्क पूरी तरह नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, जबकि एयरटेल का नेटवर्क NSA तकनीक का उपयोग करता है। एरिक्सन ने बताया कि 5G एडवांस नेटवर्क इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑटोनोमस व्हीकल्स जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम। यूपी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों में बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें मनमाने तरीके से निकालने पर रोक लगा दी गई है। कर्मचारियों को निकालने से पहले विभाग से अनुमति लेनी होगी। साथ ही तय समय पर मानदेय न देने पर एजेंसियों पर कार्रवाई होगी। आदेश के अनुसार सेवायोजन पोर्टल के जरिए कर्मियों का चयन होगा। अनुशासनहीनता की स्थिति में भी विभागीय अनुमति के बिना कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा। हर माह की 14 तारीख तक GPF और अन्य भत्तों का भुगतान अनिवार्य होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, महाकुंभ 2025 से पहले प्रयागराज में बड़े हनुमान जी का भव्य कॉरिडोर। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां तेजी से चल रही है। बड़े हनुमान जी मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण जोधपुर पिंक स्टोन से किया जा रहा है। करीब 11,589 वर्ग मीटर में फैले इस कॉरिडोर पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
यहाँ पैदल परिक्रमा पथ, प्रसाद वितरण केंद्र और पूजा अर्चना के स्थान बनाए जा रहे हैं। कॉरिडोर की दीवारों पर बजरंगबली के जीवन से जुड़ी आकृतियां उकेरी जाएंगी। आधुनिक रसोई और श्रद्धालुओं के लिए आरओ जल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।